हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं समाजशास्त्र सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर रेडक्लिफ ब्राउन को डिस्कस। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम सोशलॉजी सब्जेक्ट से तैयार कर रहे हैं और यूपी एमपी में सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सोशलॉजी सब्जेक्ट की इस क्लास को देख सकते हैं अगर आप समाजशास्त्र विषय से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ओके, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेडक्लिफ ब्राउन को। अगर आपको इसमें से कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप हमारा ऐप PNR अकेडमी को डाउनलोड करके कम से कम प्राइस में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का जो टॉपिक है वो है AR रेडक्लिफ ब्राउन। AR रेडक्लिफ ब्राउन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जाम्स में बनते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर UGC नेट का एग्ज़ाम हो। जो AR रेडक्लिफ ब्राउन है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका बर्थ कब हुआ है। इनका बर्थ हुआ है 1881 में, 1881 में, और इनकी डेथ हुई है 1955 में। ओके, सो जो AR रेडक्लिफ ब्राउन है उनका बर्थ हुआ है 1881 में एंड डेथ हुई है 1955 में। ये एक ब्रिटिश समाजशास्त्री है, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ब्रिटिश के। ओके, इनका जो अध्यापन क्षेत्र है वो है केपटाउन, सिडनी, शिकागो और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। क्षेत्रीय अनुसंधान की बात करें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अंडमान द्वीप समूह और अफ्रीका में अपना फील्ड वर्क किया है। ओके, इनका जो फील्ड वर्क है इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस देखते हैं कि इन्होंने अपना फील्ड वर्क कहाँ किया। जो सबसे फेमस इनका फील्ड वर्क है वो है अंडमान आइलैंडर्स। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थिंकर है। ठीक है, चलिए, जो AR रेडक्लिफ ब्राउन है उन्हें फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी माना जाता है। ठीक है, मानव विज्ञान के जनक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने मानव विज्ञान को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, एक साइंटिफिक बेसिस उन्होंने प्रोवाइड किया एंथ्रोपोलॉजी को, जिसकी वजह से जो सोसाइटी व्यू ऑफ सोसाइटी एज अ लिविंग स्ट्रक्चर, उन्होंने समाज को कैसे देखा, एक लिविंग स्ट्रक्चर देखा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के थ्रू। ठीक है, उन्होंने समाज को एक जीवित संरचना के रूप में देखने के दृष्टिकोण का नेतृत्व किया है। वो क्या बोलते हैं कि समाज को एक जीवित संरचना के रूप में हमें देखना है। ओके, इनका जीवन परिचय सबसे पहले हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि इनका जो फुल नेम है, कभी फुल नेम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो हमें इसे एक बार देख लेना है कि AR रेडक्लिफ ब्राउन का फुल नेम क्या है। अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन। इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये UK के समाजशास्त्री है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इंग्लैंड के बिर्मिंघम में इनका जन्म हुआ है 17 जनवरी 1881 में और इनकी मृत्यु हुई है 24 अक्टूबर 1955 लंदन में। ओके, एजुकेशन की बात करें तो ही वॉज एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त करी है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी है। ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ ए रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट WHR रिवर्स। ओके, वो किसके छात्र थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेडक्लिफ ब्राउन है उनके गुरु कौन है, तो उनके गुरु है WHR रिवर्स। ओके, याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनका फील्ड वर्क। तो जब 1906-1908 के दौरान उन्होंने अंडमान द्वीप समूह के जनजातीय समाज का अध्ययन किया है। ठीक है, अंडमान आइलैंड्स में ट्राइबल सोसाइटी पे इन्होंने स्टडी किया है। 1910-12 के दौरान उन्होंने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आदिम जनजातीय समाजों का अध्ययन करा है, जैसे कि जो कारियारा ट्राइब है, कारियारा ट्राइब पे उन्होंने अध्ययन किया है। ओके, इसके बाद हम बात करें अकादमिक योगदान की कि उनका जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। ही हैड अ प्रोफेसरशिप एट द सेवरल लीडिंग यूनिवर्सिटी, मतलब कि उन्होंने केपटाउन, सिडनी, शिकागो और ऑक्सफोर्ड सहित दुनिया भर के कई प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय हैं
उसमें प्रोफेसर के रूप में इन्होंने वर्क किया है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये क्या है, प्रोफेसर सामाजिक मानव विज्ञान मतलब सोशल एंथ्रोपोलॉजी के यहाँ पे फर्स्ट प्रोफेसर थे। ओके, चलिए मेजर बुक्स देखते हैं। मेजर बुक्स ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन, मेजर बुक्स एंड देयर मेन सब्जेक्ट। इनकी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है वो है अंडमान आइलैंडर्स। अंडमान आइलैंडर्स इनकी बुक पब्लिश हुई थी 1922 में, और इस बुक में जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो अंडमान द्वीप समूह के आदिवासियों पर आधारित है। ठीक है, अंडमान आइलैंड्स के जो ट्राइब्स हैं उन पे बेस्ड है अंडमान आइलैंडर्स बुक। यहाँ पे जो मुख्य बातें उन्होंने कही है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कहे हैं कि main function of custom, ritual and myths in the society is that social solidarity and balance has to be maintained। उन्होंने इस बुक में कहा है कि समाज में जो रीति रिवाज, अनुष्ठानों और मिथकों का जो मेन फंक्शन होता है वो समाज की एकजुटता, सोशल सॉलिडारिटी और संतुलन को बनाए रखना है। ठीक है, जो भी रीति रिवाज देखते हैं, अनुष्ठान देखते हैं और जो भी मिथ्स होते हैं समाज में, वो सोशल सॉलिडारिटी को बनाए रखते हैं। इन्होंने यहाँ पे वीपिंग रिचुअल्स की भी बात करी है, रोने के अनुष्ठानों, जिसे कि सेरेमोनियल वीपिंग भी कहते हैं। सेरेमोनियल वीपिंग की बात यहाँ पे कौन करते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन। ये कहते हैं कि जो सेरेमोनियल वीपिंग है वो भावनाओं को व्यक्त करने के साधन नहीं है, नॉट अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन इमोशंस बट ऑफ स्ट्रेंथनिंग सोशल रिलेशनशिप। इससे क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप, जो सामाजिक संबंध है वो यहाँ पे मजबूत होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेरेमोनियल वीपिंग कहते हैं। फिर जो इनकी सेकंड बुक आती है वो है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स। ठीक है, द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स 1931। इसमें ये जो बुक है ये सोशल सिस्टम ऑफ द ट्राइब्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो ट्राइब्स है उसका सामाजिक व्यवस्था कैसी है इस पे बेस्ड है। इसमें डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं किनशिप एंड मैरिज सिस्टम कैसे होती हैं। दे एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स किनशिप स्ट्रक्चर लाइक कारियारा सिस्टम एंड 4 ग्रुप अरेंजमेंट इन अ सिंपल लैंग्वेज। इन्होंने इस बुक में कारियारा सिस्टम को और 4 ग्रुप अरेंजमेंट जैसी जटिल जो नातेदारी संरचनाओं को यहाँ सिंपल लैंग्वेज में सिखाया है। ओके, नेक्स्ट बुक है इनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ओके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये बुक पब्लिश हुई है 1952 में। आपको पब्लिकेशन ईयर भी याद रखना है, कई बार क्रोनोलॉजी के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो पब्लिकेशन ईयर जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952। इसमें ज़्यादातर जो मेजर एसेज है और लेक्चर्स यहाँ पे इसका कलेक्शन है। इट इज़ कंसिडर्ड रेडक्लिफ ब्राउन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरिटिकल वर्क। तो रेडक्लिफ ब्राउन का सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक कार्य इसमें माना जाता है। इस बुक में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर, फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है, टोटेमिज्म, जोकिंग रिलेशनशिप के बारे में बताया है, एवेंक्यूलेट जैसे कॉन्सेप्ट इसमें दिए हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। फोर्थ जो इनकी बुक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है और इसके पहले जो हमने बुक देखी वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी बुक पब्लिश हुई है 1957 में और ये पोस्टमसली पब्लिश हुई है। दिस बुक इज बेस्ड ऑन ही शिकागो लेक्चर्स। ठीक है, शिकागो लेक्चर्स पे बेस्ड है। और इस बुक में क्या इम्पोर्टेंट बातें इन्हें बताई है। इन इट he argued that sociology should be developed as a natural science like the natural sciences। जैसे कि जो नेचुरल साइंसेस होती है वो जिस प्रकार से डेवलप होती है, जैसे कि बायोलॉजी एंड साइंस, उसी प्रकार सोशोलॉजी समाजशास्त्र को भी डेवलप करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। ओके, अभी हमने देखी उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स और उसमें क्या क्या उन्होंने सब्जेक्ट मैटर है, क्या हेडलाइंस है, मुख्य बातें हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं, मेजर कॉन्सेप्ट। ओके ओके, मेजर कॉन्सेप्ट बाय रेडक्लिफ ब्राउन। सो इनका जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर का, सामाजिक संरचना का।
ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन। सो रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार सामाजिक संरचना जो होती है, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, वो कोई अमूर्त विचार नहीं है। ओके, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, इट इज़ अ कॉन्क्रीट एंड ऑब्जर्वेबल। ये एक मूर्त विचार है और कॉन्क्रीट है, मतलब अवलोकन योग्य विचार है। क्या? सोशल स्ट्रक्चर। इसमें ये एक्चुअल रिलेशंस, दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की बात रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। एक होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर और एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्म। ओके, यहाँ पे वो पॉइंट मिस हो गया, मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लक्स होता है, मतलब वो कीप ऑन चेंजिंग, हमेशा चेंज होते रहता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। पर जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, स्टेटस एंड रोल की बात यहाँ पे करते हैं कि जो व्यक्ति है सामाजिक संरचना में केवल एक इकाई नहीं है, सिर्फ एक यूनिट नहीं है, बल्कि वह एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति रखता है और उससे जुड़ी भूमिका निभाता है। ओके, स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी की बात करते हैं। बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स कम एंड गो बट सोशल स्ट्रक्चर रिमेन। क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति है आते जाते हैं, लेकिन सामाजिक संरचना बनी रहती है। उदाहरण के लिए जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉलेज में छात्र और शिक्षक बदलते हैं, लेकिन कॉलेज की संरचना बनी रहती है। उसी प्रकार सोशल स्ट्रक्चर रहता है, बट जो इंडिविजुअल है वो आते जाते रहता है। ठीक है, इसी को उन्होंने सामाजिक निरंतरता का कॉन्सेप्ट समझाया है। पर्सन बीएस इंडिविजुअल, पर्सन और सामाजिक व्यक्ति क्या होता है, एक व्यक्ति और एक सामाजिक व्यक्ति में डिफरेंस बताते हैं रेडक्लिफ ब्राउन कि जो इंडिविजुअल है वो एक बायोलॉजिकल यूनिट है, एक जैविक इकाई है। ओके, जो इंडिविजुअल है एक बायोलॉजिकल यूनिट है एंड यहाँ पे जो पर्सन है एक सोशल पर्सन है। पर्सन मीन्स कंसर्न विद द पर्सन, इसका मतलब होगा कि जो समाज के इसमें रह रहा है, सामाजिक व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, पर्सन। और इंडिविजुअल एक बायोलॉजिकल यूनिट है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। प्रकार की अवधारणा रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार हम पढ़ेंगे कि ब्राउन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। उन्होंने जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ब्राउन ने क्यों यूज किया है? ब्राउन ने समाज को समझने के लिए प्रकार की अवधारणा का उपयोग किया। ठीक है, उन्होंने उनको सोसाइटी को समझना है, इसलिए उन्होंने फंक्शन का यूज किया है। ही टुक द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक एनोलॉजी, उन्हें जैविक सादृश्य की मदद ली है। ही हैड टेकन फ्रॉम बायोलॉजी, किससे लिया? उन्होंने जीव विज्ञान से लिया है। उन्होंने जो लिविंग बॉडी है, हमारी जो लिविंग बॉडी है ना, उसको सोशल लाइफ से कनेक्ट किया है, जीवित शरीर को सामाजिक जीवन से कनेक्ट किया है। ओके, जैसे कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, वो साथ में मिलकर काम करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा समाज है, उसके जो अलग अलग संस्थाएं हैं, वो अलग अलग उनके स्पेसिफिक काम होते हैं और साथ में मिलके पूरा समाज चलता है, सामाजिक संरचना चलती है। तो हम बात कर रहे थे कि फंक्शंस ऑफ ऑर्गन जो होते हैं वैसे ही सामाजिक कार्य होते हैं। ओके, यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन बात करते हैं इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूटी की, एकीकरण और निरंतरता की बात करते हैं कि प्रकार का अर्थ, फंक्शन का जो मीनिंग है केवल काम करना नहीं है, जो फंक्शन का मीनिंग केवल वर्किंग नहीं है, बल्कि एक सामाजिक इकाई का वह योगदान है जो संपूर्ण सामाजिक संरचना की व्यवस्था और सामंजस्य को बनाए रखता है। ठीक है, बट रेदर द contribution of a social unit that maintain the order and cohesion of the entire social structure। मतलब कि जो फंक्शन है वो सिर्फ काम करना नहीं है। फंक्शन से क्या होता है कि जो सोसाइटी है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसका ऑर्डर और कोहेशन बना रहता है। ठीक है, फंक्शनल यूनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पे देते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिटी के बारे में क्या कहते हैं कि ही बिलीव दैट ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी आर इंटरकनेक्टेड। जो सारे पार्ट है सोसाइटी के वो इंटरकनेक्टेड है, एक हारमोनियस मैनर में, एक सामंजस्यपूर्ण तरीके में आपस में जुड़े हुए हैं।
जो बिना किसी बड़े संघर्ष के समाज में निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। मतलब यहाँ पे सोसाइटी में मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है और बिना मेजर कॉन्फ्लिक्ट के ये कंटिन्यूटी एंश्योर करते हैं सोसाइटी में। ओके, तो फंक्शनल यूनिटी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन देते हैं। डेनियल ऑफ डिसफंक्शंस, इन्होंने दुष्प्रकार्य का खंडन किया है, ठीक है, जैसे कि मेलिनोस्की और रॉबर्ट मर्टन ने किया है। रॉबर्ट मर्टन यहाँ पे डिसफंक्शंस की बात करते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन इसका खंडन करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन डिड नॉट फोकस ऑन डिसफंक्शन इन सोसाइटी, जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो दुष्प्रकार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। He believed that if a custom existed, it brought stability in society. उनका मानना है कि अगर कोई प्रथा है समाज में तो उससे क्या होता है, समाज में स्थिरता आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ किनशिप। प्रिंसिपल ऑफ किनशिप का कॉन्सेप्ट भी किनशिप पे भी बहुत ज़्यादा स्टडी रेडक्लिफ ब्राउन ने करी है। सो रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पे बताते हैं कि ये जो है हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम और से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, किनशिप थ्योरी से। ओके, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आते हैं। सो रेडक्लिफ ब्राउन ने 3 मेन रूल्स यहाँ पे बताए हैं। सो 3 मेन रूल्स जो कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ सिबलिंग ग्रुप। ठीक है, सिबलिंग ग्रुप क्या होता है कि आप अपने सिबलिंग ग्रुप में यूनिटी रखते हैं, जैसे कि आपके सिबलिंग्स जो है, आपके जो सहोदर समूह है, भाई बहन, इनके बीच में एक सिंगल सोशल ग्रुप हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने मामा से संबंधित है तो उसका अपने सभी मामाओं के साथ समान सामाजिक व्यवहार होगा। ओके, और प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन मतलब पीढ़ी का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो पीढ़ियों के बीच अधिकार और सम्मान का एक हायरार्की होती है। ठीक है, एंड जो थर्ड है यहाँ पे मिस हो गया है पॉइंट, वो है यहाँ पे लीनिएज ग्रुप। ओके, तो लीनिएज ग्रुप, सिबलिंग ग्रुप एंड जनरेशन प्रिंसिपल, यहाँ 3 टाइप ऑफ यूनिटी दी है रेडक्लिफ ब्राउन ने। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है किनशिप बिहेवियर के बारे में, या हम कह सकते हैं किनशिप यूजेस के बारे में। सो जो यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दिए गए हैं वो है जोकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप क्या होती है, इसमें दो रिश्तेदारों को एक दूसरे का मजाक उड़ाने, एक दूसरे को चिढ़ाने और अनौपचारिक व्यवहार करने की अनुमति होती है। ओके, 2 रिलेटिव्स जो रहते हैं इसमें क्या करते हैं, उनको अलाउ होता है टू मेक फन ऑफ ईच अदर, टीज ईच अदर एंड बिहेव इनफॉर्मली। इसके पीछे क्या रीजन रहता है, दिस रिलेशनशिप अक्वायर बिटवीन द पीपल हु अटैचमेंट एंड सेपरेशन बोथ शुड बी प्रेजेंट टुगेदर। इससे इसका जो फंक्शन है वो है सोसाइटी में सामाजिक तनाव को कम करना। ठीक है, जो संभावित संघर्षों से बचाता है। इस जोकिंग रिलेशनशिप को हम किन रिश्तेदारों के बीच में देखते हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ओके, जीजा साली, देवर भाभी, ओके, इनके बीच में देखते हैं। नेक्स्ट जो किनशिप यूजेस टर्म देते हैं रेडक्लिफ ब्राउन वो है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस क्या होता है, अवॉइडेंस रिलेशनशिप में परिहार संबंध। इसमें जो दो रिश्तेदार होते हैं एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी होती है, उनको एक दूसरे से बात करना या एक दूसरे को आमने सामने देखना निषिद्ध होता है। फेस टू फेस जो बात करना ये प्रोहिबिटेड होता है, उनको एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। इससे क्या होता है, रिस्पेक्ट और डेकोरम मेंटेन होता है सोसाइटी में। ओके, जैसे कि मदर इन लॉ, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ओके, दामाद, ससुर, बहू, इनके बीच में होता है। नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन ने दी है वो है एवेंक्यूलेट एंड एमिटेट। एवेंक्यूलेट जो टर्म है वो है अपनी माँ का भाई, मतलब मम्मी का जो भाई होता है उनके लिए, मदर्स ब्रदर के लिए यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अंकल जो रहते हैं, मम्मी का भाई रहता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाता है। ओके, यहाँ पे। और एमिटेट मतलब होता है कि जो फादर की सिस्टर है, मतलब बुआ, वो यहाँ पे स्पेशल रिस्पेक्ट और अथॉरिटी यहाँ पे उन्हें मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टोटेमिज्म एंड रिलीजन के बारे में। डर्कहाइम से इंस्पायर्ड थे कौन, यहाँ पे ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन जो थे एमाइल डर्कहाइम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो डर्कहाइम का जो कॉन्सेप्ट है टोटेम का, उसको उन्होंने फर्दर आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि जो
जो टोटेम है वो केवल एक प्रतीक नहीं है, सिर्फ एक सिंबल नहीं है। उन्होंने द्वितीयक टोटेमवाद का सिद्धांत दिया। सोसाइटीज चूज टोटेम फ्रॉम ए नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट हैव सिग्निफिकेंस इन देयर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। उन्होंने बताया कि समाज प्राकृतिक वस्तुओं में से उन टोटम को चुनते हैं जो जिनका उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्व होता है। वैसे टोटम को वे चुनते हैं जो उनके सामाजिक, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिचुअल्स। दो टाइप के रिचुअल्स होते हैं। तो यहाँ पे है यूनोमिया एंड डिस्नोमिया। ओके, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यूनोमिया एंड डिस्नोमिया क्या होता है? यूनोमिया एंड डिस्नोमिया, यूनोमिया एक ऐसा फेस होता है जहाँ पे सब पॉजिटिव हो, अच्छा हो रहा है, और डिस्नोमिया मतलब यूनोमिया में जहाँ पे हेल्थ एंड बैलेंस बना हुआ है। डिस्नोमिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बैलेंस जो है वो नहीं है। ओके, और जहाँ पे सारा चीज नेगेटिव हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं ए.आर. रेक्टी ब्राउन का जो कॉन्सेप्ट है साइंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है नेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इनकी जो अप्रोचेस है, नॉमेथेटिक अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच, रिजेक्शन ऑफ कॉन्जेक्चुरल हिस्ट्री, एंड हम देखते हैं कि जो नॉमेथेटिक अप्रोच है इसमें ब्राउन रिजेक्टेड द आइडियोग्राफिक अप्रोच एंड अडॉप्टेड अ नॉमेथेटिक अप्रोच। सो ब्राउन ने नियम अन्वेषी दृष्टिकोण, तो जो आइडियोग्राफिक केवल ऐतिहासिक, आइडियोग्राफिक मतलब जो सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने वाले दृष्टिकोण को उन्होंने क्या किया है, खारिज किया है, और उन्होंने नॉमेथेटिक दृष्टिकोण को यहाँ पे अपनाया है। सेकेंड पॉइंट है कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि। He believed that only by comparative study of different society can we understand human society। उन्होंने कहा कि हम जब समाजों के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसी से हम मानव समाज को समझ सकते हैं, और उससे हम सार्वभौमिक नियम मतलब यूनिवर्सल लॉ की खोज कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ कॉन्जेक्चुरल हिस्ट्री, अनुमानात्मक इतिहास की अस्वीकृति करी है इन्होंने। उन्होंने विकासवादी जैसे कि टेलर और मर्टन के उन इतिहासों का विरोध किया है जिसका कोई दस्तावेजीकरण नहीं था। तो उन्होंने अपोज किया है यहाँ पे जो द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनिस्ट जैसे कि टेलर और मॉर्गन को, क्योंकि दैट वाज नॉट डॉक्यूमेंटेड। ही आर्ग्यूड दैट एंथ्रोपोलॉजी शुड बी लिमिटेड टू अ स्टडी ऑफ करेंट सोशल स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो वर्तमान सामाजिक संरचना के जो अभी जो करेंट सोशल स्ट्रक्चर है उस तक सीमित होना चाहिए। ओके, अब हम क्विक रिवीजन टेबल देखते हैं जो भी हमने पढ़ा अभी आज के इस क्लास में। तो यूजीसी नेट के लिए भी है ये और बाकी एग्जाम्स के लिए भी है। ठीक है, हम देखते हैं कि रेक्ली ब्राउन का जो मेन फोकस है यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर पे है। उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को वेब ऑफ एक्चुअल सोशल रिलेशनशिप कहा है, जो इंडिविजुअल्स के बीच में अरेंजमेंट है। ठीक है, उन्होंने डिफाइंड सोशल स्ट्रक्चर एज अ अरेंजमेंट ऑफ पीपल इन सोशल रिलेशन। ओके, ये कहा है उन्होंने कि जो व्यक्तियों का अरेंजमेंट है, सामाजिक संबंध है, उसको कहा है उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर। फंक्शंस क्या होते हैं? द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्गन टू द कंटिन्यूटी एंड बैलेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। फंक्शंस प्रकार का क्या काम होता है कि वो सामाजिक संरचना में निरंतरता और संतुलन बनाए रखे। ओके, यूनोमिया एंड डिस्नोमिया का कॉन्सेप्ट दिया है। यूनोमिया क्या होता है? समाज की वह स्थिति जहाँ सभी भाग संतुलन और स्वास्थ्य में हो, जहाँ पे सारे जो पार्ट है सोसाइटी के वो बैलेंस्ड हो और हेल्दी हो। डिस्नोमिया जस्ट अपोजिट हो जाता है जिसमें इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, समाज में असंतुलन और विकृति की स्थिति को, अव्यवस्था की स्थिति को क्या कहते हैं? डिस्नोमिया कहते हैं। ओके, देन यहाँ पे सोमेटिक वेयर्स पर्सनल का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। पर्सन और इंडिविजुअल में यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस बताया है कि जो पर्सन होता है ये सोशल बीइंग है, ये सामाजिक प्राणी है, वो इंडिविजुअल एक बायोलॉजिकल बीइंग है। ओके, जोकिंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है रेक्टिव ब्राउन का।
अब हम देखते हैं रेडक्लिफ ब्राउन एंड मेलिनोस्की के बीच में कंपैरिजन। ये जब हम रेडक्लिफ ब्राउन पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम देखें रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की के बीच में क्या तुलना है। रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की वो दोनों ही फाउंडर माने जाते हैं, फंक्शनलिज्म के प्रकार्यवाद के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन उनके जो विचार है वो थोड़े डिफरेंट है। ओके, जो यहाँ पे ब्राउन है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, वो संरचनात्मक प्रकार्यवाद में आते हैं। बट जो मेलिनोस्की है वो बायोजेनिक प्रकार्यवाद, वो ओनली मतलब प्योर फंक्शनलिस्ट है। ओके, जो रेडक्लिफ ब्राउन है यहाँ पे समाज और उसकी संरचना पे बात कर रहे हैं, बट जो मेलिनोस्की है वो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ओके, जब हम बात करते हैं ब्राउन की, तो वो कहते हैं कि जो हमारे रीति रिवाज है वो समाज में स्टेबिलिटी का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूटी लाते हैं सामाजिक संरचना में। बट जो मेलिनोस्की कहते हैं, वो कहते हैं कि जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, ये मनुष्य की जो व्यक्ति है उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए है, ठीक है। मेलिनोस्की क्या कहते हैं कि रीति रिवाज किसी व्यक्ति की बुनियादी और जैविक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ओके, मेलिनोस्की यहाँ पे साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल तरीके का पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बट जो ब्राउन है वो एक पूरे सोसाइटी के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर को प्राइमरी रखते हैं। ओके ओके, यही सब है कि जो रेडक्लिफ ब्राउन है यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं और मेलिनोस्की यहाँ पे बात करते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की। ओके, अब हम देखते हैं एक ब्रीफ रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में, थोड़ा छोटा सा पॉइंट कि रेडक्लिफ ब्राउन took sociology and anthropology out of conjectural history and put it into a positivist and scientific basis। जो रेडक्लिफ ब्राउन है उन्होंने समाजशास्त्र और मानव विज्ञान को अनुमानात्मक इतिहास मतलब कॉन्जेक्चुरल हिस्ट्री से बाहर निकाला और इसे प्रत्यक्षवादी और वैज्ञानिक आधार पॉजिटिविस्ट और साइंटिफिक बेसिस प्रदान किया है। He believed that to study society, one must rise above the individual person desires and look at how social structure and institution help maintain balance and order। उनका ये मानना था कि समाज का अध्ययन अगर करना है तो उसको करने के लिए व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाएं जो है हमें उसके ऊपर उठना होगा। ओके, और ये देखना चाहिए कि सामाजिक संरचनाएं और संस्थाएं, जो सोशल स्ट्रक्चर और जो इंस्टीट्यूशन है वो समाज में संतुलन और व्यवस्था कैसे बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं। ओके, ठीक है। आज हमने देखा रेडक्लिफ ब्राउन को और पढ़ा कि क्या-क्या उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स है। इसी प्रकार के अगर आपको वीडियोस देखना है, लेक्चर्स, क्लास अटेंड करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया, क्लास पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।